नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। यह खेल खेलने के लिए आपको दिखाए गए सारे शब्द या वाक्यांश पढ़ने हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे शब्द पढ़ना ना आता हो? क्या आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है क्योंकि आप रोज कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि कहानियां और निबंध? स्क्रीन पर एक एक करके आपको कुछ शब्द दिखाए जाएंगे। आपको ये शब्द जोर से पढ़ने हैं। अगर आप में से कोई उस शब्द को पढ़ नहीं पाया तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। बाकी के विद्यार्थी खेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप पहले 5 शब्द अच्छी तरह पढ़ पाए। उसके बाद दिया गया शब्द आप में से कुछ विद्यार्थी पढ़ पाए और आखिर के 2-3 शब्द आप में से शायद कोई भी नहीं पढ़ पाया। इसलिए सारे विद्यार्थी खेल से बाहर हो गए। मैं वे सारे शब्द फिर से जोर से पढ़ूंगी। सुनते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप आखिर के 3 शब्द क्यों नहीं पढ़ पाए। आप हिंदी और अंग्रेजी के शब्द पढ़ पाए। जिन विद्यार्थियों को गुजराती आती थी वे गुजराती पढ़ पाए क्योंकि उसके अक्षर हिंदी से मिलते जुलते थे। पर आप आखिर के 3 शब्द नहीं पढ़ पाए क्योंकि आप तमिल, कन्नड़ और चाइनीज लिपि से परिचित नहीं हैं। इसलिए ना तो आप वे शब्द पहचान पाए, ना ही याद करके उनके बारे में बता पाए। पहचानना और याद करके बताना, इनका क्या अर्थ होता है? जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप अकेले उड़ीसा गए हैं। आपको उड़िया पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती। वहां के लोगों को हिंदी पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती। आपको रेलवे स्टेशन से अपने होटल का रास्ता मालूम नहीं है। आप अपने आसपास खड़े लोगों से मदद मांग रहे हैं। वे उड़िया में जवाब दे रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में गए होते तो आपको सड़क पर लगे बोर्ड पढ़कर सारी जानकारी मिल जाती। जिस जगह की भाषा आपको मालूम ना हो, ऐसी नई जगह पर कुछ भी पढ़ पाना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन होता है। इसलिए नौकरी के इंटरव्यू के दौरान यह पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। लोगों को यह बताना होता है कि वे कौन सी भाषाएं जानते हैं और किस भाषा से कितने ज्यादा परिचित हैं। यह दुनिया छोटी होती जा रही है और विज्ञान व आधुनिकीकरण की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इस तरह की दुनिया में काम कर पाने के लिए यह जरूरी है कि हम
अपनी मातृभाषा के अलावा भी कोई भाषा सीखें। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे और आपको पहचानना है कि ये किसके चित्र हैं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, डांडिया, कथकली, भरतनाट्यम, डॉक्टर, वकील, पुलिस, कबड्डी, कैरम, हॉकी, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान, मदर टेरेसा। चित्रों को अच्छी तरह पहचानने के लिए धन्यवाद। आपने इन स्थानों, नृत्यों, लोगों और खेलों को वास्तविक जीवन में या फिर चित्रों, टीवी, अखबार इत्यादि में देखा होगा, इसलिए आप ये चित्र पहचान पाए और याद करके इनके बारे में बता पाए। इसी तरह कुछ चिन्हों, विज्ञापन के नारों, गीतों इत्यादि को पहचाना जा सकता है। रुपए का चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हरी बत्ती, प्रश्न चिन्ह, खतरा। अब कुछ नए चिन्ह, अशोक लीलैंड, टिमटिम तारे, दूरदर्शन, रेड क्रॉस, आगे संकरी सड़क है, कुछ विज्ञापन के नारे, तैयारी जीत की, बॉर्नवीटा, ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल, नो उल्लू बनावे, आइडिया नेटवर्क, टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे। अब इस धुन को पहचान कर बताइए कि ये किस विज्ञापन की है। डोकोमो। बहुत बढ़िया था छात्रों, आपने जाने माने प्रतीक, चिन्ह, नारे और गीत पहचाने। इसी तरह हम जीवन में कई चीजों को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे व्यक्तियों को पहचान पाते हैं जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, पर हमने पहले उन्हें कहीं देखा है। ठीक से याद करने पर हम उस व्यक्ति का नाम, शहर और अन्य संबंधित जानकारी भी बता पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज को पहचानते हुए भी उसके बारे में कोई जानकारी ठीक से याद नहीं कर पाते। क्या आप उन गीतों को पहचान पाते हैं
जो आपने पहले सुने हो? क्या आप किसी फूल या इत्र की खुशबू पहचान पाते हैं जो आपने पहले सूंघी हो? क्या किसी स्वादिष्ट चाय का स्वाद आपके मुंह में काफी देर तक रहता है? क्या आप अपनी चाय की तुलना उस चाय से करते हैं जो आपने पहले पी थी? क्या आप पहचान पाते हैं कि कोई फल पका हुआ है या नहीं? क्या आप किसी कपड़े को हाथ लगाकर यह पहचान पाते हैं कि उस कपड़े की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं? अब एक कहानी का समय है। आज मीना का जन्मदिन है। उसे संगीत बहुत पसंद है। उसकी सहेली मधु ने उसके लिए लोक संगीत की अच्छी सीडी ढूंढी ताकि वह उसे जन्मदिन पर तोहफा दे सके। मीना के घर जाते समय मधु मन में सोच रही थी कि मीना अपना तोहफा देखकर खुश होगी। जब वह मीना के घर पहुंची तब मीना ने तोहफा स्वीकार करके मधु को धन्यवाद दिया। तोहफा मेज पर रखा और उससे एक फिल्म के बारे में बात करने लगी जो उसने हाल ही में देखी थी। तभी उनकी सहेली लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने मीना को किसी फिल्म के गीतों की सीडी दी। मीना वह सीडी देखकर बहुत खुश हुई और उसने सीडी को तुरंत बजाया और गीत सुनने लगी। मीना ने लक्ष्मी का तोहफा इतने उत्साह के साथ क्यों लिया, जबकि वह मधु के तोहफे को देखकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हुई। मधु को लगा कि मीना को लोक संगीत पसंद आएगा, इसलिए वह उसके लिए सीडी लेकर आई। शायद लक्ष्मी को मालूम था कि मीना को फिल्म संगीत पसंद है, इसलिए वह मीना के लिए वही लेकर आई। जो बात लक्ष्मी याद रख पाई वह मधु को याद नहीं रही। पहचानने और याद रखने से हमें दूसरों की पसंद और नापसंद जानने में मदद मिलती है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? हर रविवार को कमला अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाकर नजदीक के बांध तक जाती है। वह अपने काम इस तरह से करती है ताकि वह हर रविवार को दोस्तों के साथ साइकिल चलाने का यह पैटर्न कायम रख सके। ऐसा करने से उसे बहुत आनंद मिलता है। क्या आप ऐसे किसी पैटर्न को पहचान सकते हैं जिससे आपको सुख, जोश, गर्व, संतुष्टि इत्यादि का आभास होता है? जिस तरह से हम उन परिस्थितियों, व्यवहारों और कार्यों को पहचान पाते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है, उसी तरह हम ऐसी परिस्थितियों और व्यवहारों को भी पहचान सकते हैं जिनसे दूसरों को खुशी या दुख महसूस होगा। उदाहरण के लिए, कुमार ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया है और उसे अक्सर अपने सहपाठियों पर गुस्सा आता है। जब उसके गुस्से के पैटर्न को देखा गया तो यह पता चला कि जब भी कोई विद्यार्थी उससे पूछे बिना उसकी चीजें ले लेता है तब उसे गुस्सा आता है। यह बात नोट करने के बाद उसके सहपाठी उसकी चीजें लेने से पहले उसकी इजाजत लेने लगे। जब हम खुद के और दूसरों के व्यवहार को याद करके उसमें एक पैटर्न देखते हैं तो हम ऐसे काम करने से खुद को रोक पाते हैं जिनकी वजह से अप्रिय घटनाएं होती हैं और नकारात्मक भावनाएं सामने आती हैं, जैसे कि गुस्सा, चिंता, डर इत्यादि। पहचानने और याद करने से हम ऐसी अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं जिनसे दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। अब एक कहानी का समय है। ईशा ने
एक किस्म की कलर पेंसिलें खरीदी और उन्हें 2 बार इस्तेमाल किया। वह उन पेंसिलों से ज्यादा खुश नहीं थी। उसने अगली बार अलग किस्म की पेंसिलें खरीदी। आमतौर पर याद रखने और पहचानने से हम कुछ काम कर पाते हैं या फिर कुछ काम टाल पाते हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। पहचानने और याद करने के फायदे। पहला, पैटर्न बनाने में मदद मिलती है। दूसरा, दूसरों की पसंद और नापसंद याद रखने में मदद मिलती है। तीसरा, अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बचने में मदद मिलती है। चौथा, सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करने में मदद मिलती है। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। धन्यवाद। आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जिनमें चेहरे के भाव और हस्त मुद्राएं दर्शाई जाएंगी। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें क्या दर्शाया गया है और क्यों? लज्जा, गुस्सा, लिफ्ट मांगना, कृपया चुप हो जाइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या आपको पता है कि जब आपने चित्रों के बारे में अंदाजा लगाया तब आप अनुमान लगा रहे थे? अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे। वीडियो में लोगों की भाषा और पोशाक देखकर आपको पता लगाना है कि ये लोग किस जगह से हैं। आप तैयार हैं? उन सब लोगों को बधाई हो जिन्होंने यह सही अनुमान लगाया कि ये लोग केरल, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश से हैं। जिस तरह से चेहरे के भाव देखकर व्यक्ति की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, उसी तरह भाषा और पोशाक देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे देश के किस भाग से हैं। इसी तरह भाषा या बोली के आधार पर हम यह पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र से है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ दृश्य दिखाए जाएंगे। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? एकदम से अंदर होगा। अंदर होने की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है? नहीं, बड़े अनजान हो ना। यह भोजपुरी है। बड़े बात कर दी मैं।
कैसा मिलेंगी नाम से लड़की। मुगलपुरे का चप्पा चप्पा मालूम मेरे को, लेकिन उसमें एक नीलूफर कैसा मिलेंगी। यह हैदराबादी हिंदी है। और भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चार प्रहर बंशी बट। यह ब्रज भाषा है। अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग। यह भोपाली हिंदी है। अंकल जी, ए छोरी के बावड़ी हो गई तू, के अंकल अंकल कर ऐसा है। आइए ना, इधर आइए। तना चाहना पड़ा के आफत आ गई सा। यह हरियाणवी हिंदी है। अनुमान लगाने से हम भावनाओं, इशारों, संस्कृति, देश, क्षेत्र इत्यादि को जान सकते हैं। क्या अब हम अगला क्रियाकलाप करें? इन बादलों को देखिए। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? पहला, पूरा चांद निकलने वाला है। दूसरा, गर्मी बढ़ने वाली है। तीसरा, तेज बारिश हो सकती है। जब हमें काले घने बादल दिखते हैं तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि बारिश होने वाली है। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह लोगों के बारे में कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं, उसी तरह हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। मछुआरे इन अनुमानों के आधार पर ही हवा के रुख और मछलियों के होने के बारे में पता लगाते हैं। इसी तरह किसान हवा और बारिश के बारे में पता लगाते हैं। अनुमान लगाने के फायदे। पहला, प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले बदलाव को समझने में मदद मिलती है। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह ट्रैफिक जैम किस वजह से हुआ? धन्यवाद। यह किसी भी कारण से हो सकता है। कोई रेलवे फाटक बंद होना, कोई दुर्घटना, धार्मिक जुलूस, गिरा हुआ पेड़, धरना इत्यादि। हमने एक ही चीज के कई कारणों के बारे में क्यों सोचा? हम सब अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हैं, इसलिए हमने अलग अलग कारण बताए। हमने जो पढ़ा होता है या जो दूसरों से सुना होता है, उसके आधार पर भी हम अनुमान लगाते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, तब हमारा दिमाग उससे संबंधित घटनाओं को याद करता है जो पहले घटी थी। इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह घटना पहले घटी हुई घटना जैसी ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। क्या ऐसे अनुमान हमेशा सही होते हैं? कुछ क्रियाकलापों के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे। इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति किस बात के लिए इशारा कर रहा है?
धन्यवाद। इस इशारे का कोई भी अर्थ हो सकता है, जैसे कि रुको, सदा खुश रहो, धैर्य रखो, ऐसा मत करो इत्यादि। लोग अपनी धारणाओं और अनुभवों के आधार पर रंगों, चिन्हों, इशारों, कार्यों और हरकतों के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ये अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकते हैं, इसलिए हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं, इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। अब एक कहानी सुनेंगे। मनोज रोज एक जवान लड़के को बस स्टॉप पर देखता है। वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए मोबाइल फोन पर किसी से बातें करता है। जब वह मनोज को देखता है तब वह मुस्कुराता है। मनोज भी उसे देखकर मुस्कुराता है। एक दिन मनोज की बस छूट गई। उसने उस व्यक्ति से निवेदन किया कि वह उसे मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ दे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है, वह तो पार्किंग में खड़ी किसी भी मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। मनोज बहुत निराश हुआ और दौड़कर अपनी स्कूल की तरफ जाने लगा। यह धारणा रखना गलत होगा कि हमारे सारे अनुमान सही होते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ अनुमान लगाएं, पर वह अनुमान उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल गलत साबित हो जाए। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा अनुमान सही है या नहीं? जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम संभवतः यह जान सकते हैं कि हमारा अनुमान सही है या गलत। क्या हम सत्र समाप्त करने से पहले एक पहेली बूझें? एक दिन एक व्यापारी सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने जा रहा था। उसके घर का चौकीदार उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, कृपया इस ट्रेन में ना बैठें। मुझे 4 घंटे पहले एक सपना आया था कि यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। व्यापारी उस ट्रेन में नहीं बैठा और जैसे कि उस चौकीदार ने कहा था, वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। व्यापारी की जान बच गई, पर उस चौकीदार की नौकरी चली गई। व्यापारी ने यह अनुमान लगाया कि चौकीदार रात को काम करने की जगह सो रहा था, इसलिए उसने चौकीदार को नौकरी से निकाल दिया। मैं आशा करती हूं कि आप भी सही और उचित तरीके से अनुमान लगाते हुए अपनी समीक्षात्मक सोच को विकसित करेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं। अनुमान लगाने के फायदे। पहला, दूसरों की भावनाओं, इशारों, बातों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। दूसरा, अन्य संस्कृतियों, क्षेत्रों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। तीसरा, प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले बदलाव को समझने में मदद मिलती है। हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। लोग अपनी धारणाओं, अनुभवों और काम करने के तरीकों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के अनुमान एक ही चीज के लिए अलग हो सकते हैं।
हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम संभवतः यह जान सकते हैं कि हमारा अनुमान सही है या गलत। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। आइए सुनते हैं कि कविता ने अलग अलग मौकों पर अपने दोस्तों से क्या कहा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम्हें पता है, मैंने कल रात चांद को हरे रंग में बदलते हुए देखा। किसी और दिन उसने कहा, मेरे मामा के पास एक बिल्ली है जो 3 भाषाओं में बात कर सकती है। अगले दिन उसने कहा, जब मैंने अपने गुलाब के पौधे की एक डाली को काटा तो उसमें से खून निकल रहा था। हाल ही में उसने कहा, मैं जिस बस में जा रही थी उसकी एक और बस से टक्कर हो गई, पर किसी को भी चोट नहीं लगी। ललिता को ये बातें हजम नहीं हो रही थी और उसने कहा, उफ, ये फिर शुरू हो गई। जब कविता ने बसों की टक्कर के बारे में बात की तब किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। तब किसी को भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? लोगों को कविता की बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता? चांद हरा नहीं होता, बिल्लियां बात नहीं करती, गुलाब के पौधों से खून नहीं निकलता। ये सब बातें हमें पता हैं। इसलिए जब कविता ने इनके बारे में बात की तब किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। वह बार बार इस तरह की बातें करती रहती है, इस वजह से लोगों को उस पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए जब उसने बस की टक्कर वाली सही घटना के बारे में बताया तब भी किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, ना ही उसकी बात को गंभीरता से लिया। हमने इससे क्या सीखा? मूल्यांकन का मतलब है जाने माने तथ्यों और राय के आधार पर किसी चीज को आंकना। हमें मूल्यांकन किस तरह करना चाहिए? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्नोत्तरी करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए जाएंगे जिनके बहुविकल्पी उत्तर होंगे। आपको सबसे उचित उत्तर चुनना है। तैयार हैं? नाइल 6650 किलोमीटर, गंगा 2540 किलोमीटर, अमेज़न 6400 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है नाइल। कंचनजंगा 8586 मीटर, माउंट केटू 8611 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वह है एवरेस्ट। लोहा 1 किलोग्राम, चावल 2 किलोग्राम, रुई 5 किलोग्राम। इनमें से कौन सा पैकेट सबसे हल्का है? वह है लोहा।
शर्ट 250 रुपए, रंगों का डिब्बा 50 रुपए, साइकिल 2500 रुपए। सबसे महंगी चीज कौन सी है? वह है साइकिल। आप सबको धन्यवाद। यह कैसे हुआ कि आप सब ने इन प्रश्नों के एक जैसे उत्तर दिए? आपने किलोमीटर, मीटर और किलोग्राम को लंबाई, ऊंचाई और वजन के मापदंड के आधार पर लिया। किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम और रुपए माप के मानक के तौर पर स्वीकारे जाते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होते। इसलिए आप सबके उत्तर एक जैसे थे और सही थे। जो इकाइयां समय, स्थान, व्यक्ति या संस्कृति के लिए नहीं बदलती, उन्हें निष्पक्ष कारक कहा जा सकता है। ये तथ्यों पर आधारित होती हैं। हमने इससे क्या सीखा? केवल मानक के आधार पर किसी चीज का मूल्यांकन करना या फिर उसे जांचना संभव है। निष्पक्ष कारक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति, स्थान या समय के लिए समान होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। क्या ऐसे कोई मानक हो सकते हैं जो व्यक्ति, स्थान या समय के अनुसार बदल जाते हैं? आइए यह जानने के लिए एक और प्रश्नोत्तरी करते हैं। सलवार, कमीज, साड़ी, इनमें से कौन से कपड़े ज्यादा आरामदायक हैं? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन घूमने जाना हो तो इनमें से कौन सी जगह सबसे अच्छी है? कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कौन सा खेल खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है? पहाड़ों के चित्र, चिड़ियों के चित्र, फूलों के चित्र दीवार पर लगाना हो तो इनमें से कौन सा चित्र सबसे अच्छा दिखेगा? धन्यवाद। क्या आपने इन प्रश्नों के एक जैसे जवाब दिए? आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी राय, अपनी रुचि, अपनी सुंदरता की परिभाषा इत्यादि के आधार पर दिए। इनमें मीटर, किलोमीटर, रुपए, किलोग्राम जैसी कोई भी निश्चित मानक नहीं थे जिनके आधार पर आराम, रुचि, सुंदरता इत्यादि को मापा जा सके। इसलिए आपके जवाब अलग अलग थे। जो इकाइयां व्यक्ति, स्थान और समय के आधार पर बदलती हैं, उन्हें व्यक्तिपरक कारक कहा जा सकता है। ये व्यक्तिपरक कारक अपनी अपनी पसंद पर आधारित होते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भी राय सही या गलत नहीं है, क्योंकि यह राय व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर आधारित है। अपने दृष्टिकोण से हर किसी की राय और पसंद सही होती है। जिस तरह हमने फिल्म का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड बनाए, उसी तरह हमें व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए अपने कुछ मानक बनाने चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आने वाले त्योहार के लिए आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं। आपके घर से आधा किलोमीटर दूर एक दुकान है जिसके अच्छे कपड़े हैं, पर चुनने के लिए ज्यादा डिजाइन नहीं है और उसके दाम भी बहुत ज्यादा है। उस दुकान पर कभी भी भीड़ नहीं होती। आपके घर से करीब 3 किलोमीटर पर 2 और दुकानें हैं जहां कई तरह के कपड़े मिलते हैं। उसके दाम ज्यादा नहीं है, पर वहां हमेशा भीड़ होती है। आप कपड़े खरीदने के लिए कहां जाएंगे?
क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्रों को बताना चाहेंगे? दुकान चुनने के मापदंड। दुकान 1, दुकान 2। दूरी आधा किलोमीटर, 3 किलोमीटर। कपड़ों के प्रकार कम, बहुत सारे। कपड़ों के दाम ज्यादा, कम। गुणवत्ता बहुत अच्छी, ठीक ठाक। खरीदारी करने में आसानी बहुत आसान, कठिन। अपनी पसंद और उसके कारण बताने के लिए धन्यवाद। आपने दूरी, प्रकार, दाम, गुणवत्ता और आराम जैसी कई बातों को ध्यान में रखते हुए दुकान को चुना। आप सबने अलग अलग दुकानों को चुना। आपके पास कुछ मापदंड थे, पर आपने अपनी प्राथमिकता और पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकान को चुना। उदाहरण के लिए, आप में से कुछ लोगों ने पहली दुकान को चुना क्योंकि वह पास में थी। आपने दाम और कपड़ों के प्रकार पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी दुकान दूर थी, फिर भी आपने उसे चुना क्योंकि वहां कई प्रकार के कपड़े थे और दाम भी कम थे। इसलिए मूल्यांकन के लिए हम सबके अपने मापदंड होते हैं। हर किसी के मापदंड उनके दृष्टिकोण के हिसाब से सही होते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि एक दुकान को चुनना सही और दूसरी दुकान को छोड़ना गलत है। हमने इससे क्या सीखा? व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए हमें अपनी पसंद के आधार पर कुछ मापदंड बनाने पड़ते हैं। ये मानक व्यक्ति, स्थान या समय के आधार पर बदलते रहते हैं। इन्हें सही या गलत नहीं कहा जा सकता है। हम में जो गुण है या जो गुण होने चाहिए, हम उनका मूल्यांकन किस तरह कर सकते हैं? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ गुण दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ कुछ मापदंड दिखाए जाएंगे, पर उनके जोड़े सही नहीं हैं। क्या आप उनके सही जोड़े बना सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? गुण या योग्यता मानक या मूल्यांकन के मापदंड। शैक्षिक निपुणता, दुश्मनों की कमी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, लोगों पर बहुत कम चिल्लाना, सोच समझकर पैसे खर्च करना, उपयोगी काम में ज्यादा समय बिताना, गुस्से पर काबू रखने की योग्यता, पैसों की बचत, समय बर्बाद ना करने की योग्यता, अंक या विषय से संबंधित ज्ञान। क्या अब हम सही जवाब देखें? गुण या योग्यता मानक या मूल्यांकन के मापदंड। शैक्षिक निपुणता, अंक या विषय से संबंधित ज्ञान, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, दुश्मनों की कमी, सोच समझकर पैसे खर्च करना, पैसों की बचत, गुस्से पर काबू रखने की योग्यता, लोगों पर बहुत कम चिल्लाना, समय बर्बाद ना करने की योग्यता, उपयोगी काम में ज्यादा समय बिताना। हमने इससे क्या सीखा? जो गुण हम में है या फिर हम जो गुण पाना चाहते हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास उचित मानक और मापदंड होने चाहिए। हमें मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? आइए एक कहानी के द्वारा यह जानते हैं। मीनाक्षी एक अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती है। वह रोज दौड़ लगाने से पहले अपनी स्टॉप वॉच को सेट करती है। वह देखती है कि उसे दौड़ने में कितना समय लगेगा। दौड़ लगाने के बाद वह हर बार समय नोट करती है और यह देखती है कि उसमें कोई सुधार आया है या नहीं।
वह इस बात का विश्लेषण करती है कि और तेज ना दौड़ पाने के क्या कारण हैं और अपनी गलतियों को सुधारती है। इस तरह उसने खुद के लिए ऊंचे मापदंड बनाए और उसकी योग्यता सुधरती रही। मूल्यांकन से निष्पक्ष और व्यक्तिपरक कारकों को मापने के लिए मापदंड बना सकते हैं। विकास को मापने में मदद मिलती है। सफलता के कारणों को जानने में मदद मिलती है। सफलता की राह में आने वाली रुकावटों को पहचानने और उन्हें हटाने में मदद मिलती है। आत्म सुधार में मूल्यांकन से कैसे मदद मिलती है? जो भी व्यक्ति आत्म सुधार करना चाहता है, उसे खुद की कमियों और अच्छाइयों का मूल्यांकन करना चाहिए। उसे अच्छे गुणों को सुधारना चाहिए और अपनी कमियों को गुणों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ कथन दिखाए जाएंगे, दूसरी तरफ अलग अलग खंडों में कुछ शब्द या वाक्यांश लिखे होंगे। हमेशा, अक्सर, कभी कभी और कभी नहीं। मैं चाहती हूं कि आप प्रत्येक कथन को पढ़कर अपने व्यवहार के आधार पर उचित खंड में निशान लगाएं। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हम हमेशा करते हैं और कुछ चीजें हम कभी नहीं करते हैं। इसके आधार पर आपको उचित खंड में निशान लगाने हैं। हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, इसलिए कृपया पूरी ईमानदारी और सच्चाई से जवाब दें। कथन: हमेशा, अक्सर, कभी कभी, कभी नहीं। पहला, मैं कड़ी मेहनत करता या करती हूं। दूसरा, मैं दृढ़ता दर्शाता या दर्शाती हूं। तीसरा, मैं सोच समझकर अपने समय का उपयोग करता या करती हूं। चौथा, मैं रिश्तों का आदर करता या करती हूं। पांचवा, मैं सोच समझकर पैसे खर्च करता या करती हूं। छठा, मैं अपनी आदतों पर बहुत ध्यान देता या देती हूं। सातवां, मेरे कई शौक हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने 5 से ज्यादा कथनों के लिए हमेशा पर निशान लगाया है, तो आप आत्म सुधार की सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपने 5 से कम कथनों के लिए हमेशा पर निशान लगाया है, तो आपको जल्द से जल्द आत्म सुधार के मापदंडों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? मूल्यांकन का मतलब है जाने माने तथ्यों और राय के आधार पर किसी चीज को आंकना। केवल मानक के आधार पर किसी चीज का मूल्यांकन करना या फिर उसे जांचना संभव है। निष्पक्ष कारक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति, स्थान या समय के लिए समान होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। व्यक्तिपरक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए हमें अपनी पसंद के आधार पर कुछ मापदंड बनाने पड़ते हैं। ये मानक व्यक्ति, स्थान या समय के आधार पर बदलते रहते हैं। इन्हें सही या गलत नहीं कहा जा सकता है। मूल्यांकन से निष्पक्ष और व्यक्तिपरक
कारकों को मापने के लिए मापदंड बना सकते हैं। विकास को मापने में मदद मिलती है। सफलता के कारणों को जानने में मदद मिलती है। सफलता की राह में आने वाले रुकावटों को पहचानने और उन्हें हटाने में मदद मिलती है।